दोस्तों, रहस्यों की परछाई के एपिसोड 10 में आपने सुना कि आरव और नैना एक अनिरुद्ध नाम के व्यक्ति से मिलते हैं जो पहले कभी सोसाइटी का एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब वो आरव और नैना की उस सोसाइटी के रहस्य को जानने में मदद करना चाहता है। तो आज के एपिसोड में हम सुनते हैं कि अनिरुद्ध का क्या रहस्य है। कार अंधेरे रास्तों से तेजी से भाग रही थी। खिड़की के बाहर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ इंजन की घरघराहट और टायरों की चीखती आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरव और नैना दोनों पीछे की सीट पर बैठे थे, एक दूसरे को बार बार देख रहे थे। दोनों की आंखों में सवाल था, क्या ये आदमी सच में उनका मददगार है या किसी नए ट्रैप का हिस्सा। स्टीयरिंग पर बैठे बुजुर्ग आदमी ने शीशे में उनकी झलक देखी और मुस्कुराया। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना मुझे देखकर? मुझे भी नहीं होता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। उसकी आवाज़ भारी और थकी हुई थी। नैना ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और हमें बचाने क्यों आए हैं? बुजुर्ग ने गाड़ी मोड़ी और धीमे स्वर में बोला, मेरा नाम अनिरुद्ध सेन गुप्ता है। कभी मैं भी उसी सोसाइटी का हिस्सा था जिसके खिलाफ अब तुम दोनों लड़ रहे हो। गाड़ी शहर की सीमा पार कर चुकी थी। दूर जंगलों की काली परछाइयां नजर आने लगीं। अनिरुद्ध ने बोलना शुरू किया, 50 साल पहले मैं विस्परर्स का सबसे छोटा सदस्य बना था। उस वक्त मैं बस 19 ईयर्स का था, एक गरीब लड़का जिसे ज्ञान और ताकत का लालच था। उन्होंने मुझे अपनाया और मैं उनका सबसे तेज दिमाग माना जाने लगा। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी। मतलब आपने खुद अपनी आंखों से सोसाइटी की असली शक्ति देखी है? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, विस्परर्स सिर्फ परछाई नहीं है, वे हर जगह हैं। सरकारों को कंट्रोल करना, चुनाव मैनिपुलेट करना, युद्ध की दिशा तय करना, ये सब उनका खेल है। लेकिन असली रहस्य एक स्फीयर है जो तुम्हारे पास है। नैना ने स्फीयर की ओर देखा। ये आखिर करता क्या है? अनिरुद्ध की आंखों में अजीब चमक उभरी। स्फीयर एक दर्पण है, ये समय को तोड़ता है। उसमें झांको तो तुम्हें भविष्य की झलक मिलती है, कभी अतीत की आवाज़ें। लेकिन खतरा ये है कि ये तुम्हारी आत्मा को भी निगल सकता है। यही कारण है कि सोसाइटी इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने चुने हुए मास्टर्स को देती थी। गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। वहाँ एक पुराना जर्जर घर खड़ा था। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और छत से टपकता पानी उस घर को और रहस्यमय बना रहा था। अनिरुद्ध ने उन्हें अंदर बुलाया। कमरे में धूल भरी किताबें, टूटे फर्नीचर और लकड़ी की मेजें थीं जिस पर पुरानी फाइलें बिखरी हुई थीं। अनिरुद्ध ने भारी सांस ली। मैंने सोसाइटी के लिए 25 साल काम किया, लेकिन फिर मैंने उनका असली चेहरा देखा। वे सिर्फ दुनिया को नियंत्रित नहीं करना चाहते, वे मानव की आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं। उनका मानना था कि इंसान खुद के फैसले लेने लायक नहीं है और जो भी उनके खिलाफ जाता गायब हो जाता। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने अपनी बेटी और पत्नी को खो दिया। उन्होंने मुझे मार दिया क्योंकि मैंने उनके एक आदेश पर एक मास एक्सपेरिमेंट रोकने की कोशिश की थी। उस दिन से मैं उनका दुश्मन हूँ। आरव ने धीमी आवाज़ में कहा, तो आप बदला लेना चाहते हैं? अनिरुद्ध ने हल्की हंसी हंसी। बदला नहीं, इंसानियत को आज़ाद करना चाहता हूँ। नैना ने अपना बैग खोला और डायरी बाहर निकाली। अगर आप सच में उनके खिलाफ हैं तो शायद ये आपकी मदद से ही डेसिफर हो सकें। अनिरुद्ध ने डायरी को ध्यान से खोला। उसके पन्नों पर सिंबल्स और कोड्स थे। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जब चांद और सूरज एक सीध में होंगे तब स्फीयर अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाएगा। ये वे क्षण होगा जब विस्परर्स नई दुनिया का आरंभ करेंगे। आरव ने चौंक कर कहा, मतलब आने वाला ग्रहण उनका सबसे बड़ा प्लान है? अनिरुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यही उनका मास्टर प्लान है और अगर हमने उन्हें रोका नहीं तो पूरे देश उनकी जंजीरों में कैद हो जाएगा। अनिरुद्ध ने स्फीयर उठाई और ध्यान से देखा। सावधान रहना, ये तुम्हारे मन को तोड़ सकता है। उसने स्फीयर को आरव के सामने रखा। तुम इसे पकड़ो। आरव ने स्फीयर को हाथों में लिया। उसकी ठंडी सतह से अचानक बिजली सी दौड़ी।
आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर दृश्य बदलने लगा। उसने देखा एक भीड़ सड़क पर चीख रही थी। पुलिस और सेना सब एक ही मास्क पहने खड़े थे। आसमान में सूरज और चांद एक साथ दिख रहे थे। ग्रहण की छाया फैल रही थी और बीच में एक ऊंचा मंच जिस पर मास्टर खड़ा था, स्पीयर उठाए हुए। आरव ने स्पीयर गिरा दिया और हाफने लगा। नहीं, ये होने वाला है। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। तो हमें समय से पहले इसे रोकना होगा, अनिरुद्ध ने गंभीरता से कहा। हाँ, और इसके लिए हमें उनके गढ़ तक पहुंचना होगा, द हॉरो फोर्ट्रेस। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। वो जगह नक्शों पर नहीं है। वहां जाने वाला या तो उनका गुलाम बन जाता है या मर जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। पुराना घर सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। आरव ने नैना से धीरे से कहा, क्या हमें इन पर भरोसा करना चाहिए? ये सब सच भी हो सकता है और एक ट्रैप भी। नैना ने फुसफुसाया, मुझे भी शक है, लेकिन अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें इसकी मदद लेनी होगी। अनिरुद्ध ने दूर से दोनों की बातचीत सुन ली थी। वे हल्का मुस्कुराया। भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा देने नहीं आया। अगर मैं चाहता तो सोसाइटी को तुम्हारा पता बता देता और वे तुम्हें कल ही ख़त्म कर देते। उनकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन उनके मन का संदेह अभी भी जिंदा था। सुबह होते ही अनिरुद्ध ने एक लकड़ी के बक्से से नक्शा निकाला। ये पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मैप है। ये टनल्स ब्रिटिश एरा के हैं और अब सोसाइटी इन्हें अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करती है। अगर हम सही रास्ते पर चले तो हम सीधे द हॉरो फोर्ट्रेस पहुंच सकते हैं। नैना ने नक्शे को ध्यान से देखा, लेकिन इसमें तो कई रास्ते ब्लॉक्ड दिख रहे हैं। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ रास्ते नहीं, ट्रैप्स भी हैं। गलत मोड़ लोगे या तो जिंदा दफन हो जाओगे या हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हमें सही रास्ता ढूंढना होगा और उसके लिए हमें डायरी, स्फीयर और अपने अनुभव तीनों की मदद लेनी होगी। जैसे ही वे नक्शा देख रहे थे, अचानक घर की खिड़की पर एक पत्थर आकर टकराया। सब चौंक गए। अनिरुद्ध बाहर दौड़ा, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं था। वे वापस आया और हाथ में एक छोटा कागज पकड़े हुए था। उस कागज पर वही सोसाइटी का सिंबल बना था और नीचे लिखा था, तुम सोचते हो कि तुम छिपे हो, हम हर जगह हैं। अगला सूर्योदय तुम्हारा आखिरी हो सकता है। नैना ने कांपते हुए कहा, मतलब वे हमें पहले से ही ट्रैक कर रहे हैं। आरव ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। तो अब समय नहीं है, द हॉरो फोर्ट्रेस तक पहुंचना ही होगा, इससे पहले कि उनका एक्लिप्स शुरू हो। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, तैयार हो जाओ, अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार एक रहस्यमयी परछाई का एपिसोड नंबर 11 ख़त्म होता है। मैं जल्दी आपके सामने एपिसोड 12 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।